केवल 4 सवाल और इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड पूरा विषय समाप्त। तो इस वीडियो में हम केवल 4 क्वेश्चन लेंगे, स्टेटमेंट वाले, ट्रू और फॉल्स वाले, और उनके माध्यम से मैं आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। फिर भले ही आप छोटे लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट कर लेना या फिर आरएस लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर लेना, यानी निम्न स्तर से और उच्च स्तर का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर लेना, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से प्रबल संभावना रहेगी कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी नहर जिसने पश्चिमी राजस्थान की और मुख्य रूप से उत्तरी राजस्थान की पूरी सूरत बदल दी, न केवल सूरत बदल दी बल्कि उसका पारिस्थितिकी तंत्र भी बदल दिया। लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध हुआ, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हुआ, लोगों को रोजगार भी मिला। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में रेत के धोरों में से होती हुई जहां जहां से निकली उस पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी नहर की वजह से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। हालांकि थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है और उन समस्याओं को दूर करने के सरकारी प्रयास भी किए जाते हैं। तो खैर, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर चलता हूं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से एक एक करके उनके विकल्पों के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये इंदिरा गांधी नहर और ये है इसका मैप, सरकारी मैप। इससे ना के बराबर समझ में आएगा, मैं अभी समझाऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये है वो पहला प्रश्न। एक बार देखते हैं पहला प्रश्न हमको क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी ट्रू स्टेटमेंट हमको बताना है। अब इस क्वेश्चन में दिए गए इन ऑप्शन के बहाने ही मैं इंदिरा गांधी नहर का पूरा टॉपिक आपको करवाने वाला हूं। तो हमको ट्रू स्टेटमेंट पता करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में 350 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया। दूसरा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बनाई गई वितरिकाओं की कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। तीसरा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में दूसरे चरण की अपेक्षा 137 किलोमीटर अधिक लंबी नहर का निर्माण किया गया। चौथा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाले इंजीनियर श्री कंवर सेन को पद्मश्री सम्मान दिया गया। और पांचवा स्टेटमेंट है कि 1993 के इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्राक्कलन के अनुसार प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल 19.63 लाख हेक्टेयर था। अब इन प्रश्नों के जवाब के लिए हम एक बार इंडिया के मैप की तरफ चलते हैं और मैं आपको इंदिरा गांधी नहर का थोड़ा सा परिचय दूं ताकि इन प्रश्नों के आप जवाब दे सकें। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब में। यह है पंजाब स्टेट, ठीक है। और पंजाब स्टेट में यहां पर 2 नदियों के संगम पर हमको चलना पड़ेगा। एक तो ये नदी जो मैंने लाल से ड्रॉ की, यह है सतलज, और एक नदी है आपकी व्यास। और ये दोनों मिल गई यहां इस जगह पर, ये यहां मिली। कहां पर? पंजाब के फिरोजपुर में हरी के स्थान पर। तो ये एरो करके लिखता हूं मैं। कहां? पंजाब, पंजाब में फिरोजपुर, और यहां पर कहां? हरी के। तो भैया यहीं पर एक बांध बना हुआ है, एक बैराज बना हुआ है जिसको हरी के बैराज कहा जाता है। और इस हरी के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। हालांकि इसका जो पुराना नाम है वो इंदिरा गांधी नहर नहीं था, इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर, जिसको रेगिस्तान की मरुगंगा यानी राजस्थान की मरुगंगा भी कहा गया, राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा गया, और इसी को राजस्थान नहर कहा गया। लेकिन बाद में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ तो बाद में, उनके निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो कब किया गया? 2 नवंबर 1984। एक एक विषय को बहुत अच्छे से समझते रहना, क्योंकि यहां से बहुत सारे अब आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। खैर, वापस पॉइंट पर आते हैं। तो ये सतलज और व्यास नदियां यहां पर मिली
और इन्हीं से इनके संगम पर एक बैराज बनाया गया, हरी के बैराज, जो पंजाब के फिरोजपुर में बना हुआ है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। ठीक है, अब ये नहर किस तरीके से राजस्थान में आई, तो एक अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। पहला स्टेप है ये यहां से लेके और ये यहां राजस्थान में हनुमानगढ़ तक आया। इसका एक हिस्सा जिसको हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, इसको कहा गया राजस्थान फीडर नहर। कहने का अर्थ यह है कि ये जो इंदिरा गांधी नहर पंजाब से फिर बाद में हरियाणा से होती हुई राजस्थान में आ रही है, इसके दो भाग हैं। एक तो हो गया राजस्थान फीडर, और दूसरा मैं अलग कलर से ड्रॉ करूं रेड से, ये यहां हनुमानगढ़ से जैसलमेर तक ये यहां हो गया, इसको कहा गया मुख्य नहर। अभी बात करूंगा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा, पेशेंस के साथ बैठना। ये हो गया मुख्य नहर। ठीक है साहब, अब जब इस नहर को निकाला गया कौन सी नदियों से, सतलज और व्यास नदियों से, तो इसके लिए देखो पहले से एक समझौता हुआ था जिसमें सतलज और व्यास नदियों का 8.6 मिलियन एकड़ फुट पानी राजस्थान के लिए निर्धारित किया गया था। उस 8.6 मिलियन एकड़ फुट में से इंदिरा गांधी नहर के लिए 7.59 मिलियन एकड़ फुट पानी निर्धारित किया गया। समझाता हूं, राजस्थान के लिए इन दो नदियों से कितना पानी तय किया गया, 8.6 मिलियन एकड़ फुट। अभी समझाऊंगा मिलियन एकड़ फुट क्या है। किताबों में अगर आप देखोगे तो आपको यह भी मिलता है 86 लाख एकड़ फुट। ठीक है, दरअसल एक एम यानी मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो या तो इसको बोल दो 8.6 मिलियन एकड़ फुट, या इसी को बोल दो 86 लाख एकड़ फुट। अब ये एकड़ फुट क्या है, तो एक इमेज की तरफ आप चलो, ये देखिए कहां गया, ये रहा। ये जो आयतन बना हुआ है ये क्यूबॉइड है, यानी घनाभ, और इस घनाभ का जो आयतन है वो है 1 एकड़ फुट। यानी आपको ऐसा घनाभ या ऐसा क्यूबॉइड सोचिए जिसकी ऊंचाई तो है 1 फीट, जिसकी चौड़ाई है 66 फीट, जिसकी लंबाई है 660 फीट, और इनको मल्टीप्लाई करके यदि इसका आयतन अर्थात वॉल्यूम अगर निकालो तो इसका वॉल्यूम निकल कर आता है 1 एकड़ फीट। बात आई ना समझ में? ठीक है, वापस पॉइंट पर आ जाओ। तो कहां गया, ये रहा। तो राजस्थान के लिए 8.6 मिलियन एकड़ फुट या 86 लाख मिलियन एकड़ फुट जल राशि निर्धारित की गई थी सतलज और व्यास नदियों में से, और इंदिरा गांधी नहर के लिए इस जल राशि में से 7.59 मिलियन एकड़ फुट हिस्सा दिया गया। 7.59 मिलियन एकड़ फुट। तो अब यह ध्यान रखना राजस्थान को इससे टोटल कितनी राशि मिल रही है। ठीक है साहब, अब ये जो राशि मिली यानी ये जो जल राशि मिली, तो इसका ज्यादा हिस्सा सिंचाई के काम में ही आता है, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा इसका कुछ हिस्सा 11.4% हिस्सा पेयजल के लिए तय कर दिया गया है। तो यहां से यह भी ध्यान रखना कि पानी, पीने के पानी के लिए कितने प्रतिशत जल राशि निर्धारित की गई है, तो 11.4%। दरअसल 1200 क्यूसेक पानी निर्धारित किया गया है जो पीने के काम आएगा। क्यूसेक, एक क्यूसेक का मतलब होता है लगभग 28.31 लीटर। कितना? लगभग 28.31 लीटर, जिसको एक क्यूसेक कहते हैं। तो इतने ही 1200 क्यूसेक पीने के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं, और उसमें से कुछ जिलों को पीने का पानी दिया जाता है, कुछ जिलों को पीने का और सिंचाई का भी पानी दिया जाता है, और जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ और मिलिट्री है, उसको भी इस नहर के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब इस नहर की चर्चा मैं करता हूं आपके साथ में राजस्थान के मैप से। यहां आ जाओ, और फिर से मैं इंदिरा गांधी नहर को ड्रॉ करता हूं। ये यहां पंजाब से आई, कौन सी जगह से? फिरोजपुर। फिरोजपुर में कहां से? हरी के बैराज से। ये आई यहां पर, और राजस्थान में यहां हनुमानगढ़ में एंटर किया। हनुमानगढ़ में जिस जगह एंटर करती है वो जगह है खारगांव। कौन सा? खारगांव। यहां से एंटर किया और ये यहां तक आ गई, इस जगह तक। तो ये ब्लैक कलर की जो हमने लाइन खींची, ये तो इंदिरा गांधी नहर का पहला हिस्सा है, पहला भाग है। इसी को कहा गया राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर, या इसी को कहते हैं राजस्थान फीडर नहर। ठीक है, जो कहां से है? हरी के बैराज से, और राजस्थान में
हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड तक। यानी कि अगर मैं रेड डॉट करूं तो ये जो स्थान है, ये डॉट, ये है हनुमानगढ़ जिले का मसीतावली हेड, मसीतावली हेड। अब ये सारी कहानी मैं आपको किस लिए समझा रहा हूं, ताकि उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तो ये तो हो गया इंदिरा गांधी नहर का पहला हिस्सा। चरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चरण अलग चीज है, वो बाद में अभी समझाऊंगा। ये तो हो गया पहला हिस्सा। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको कहा गया मुख्य नहर। उसको मैं अलग रंग से ड्रॉ करता हूं। वो कहां से है, यहां मसीतावली हेड से, फिर श्रीगंगानगर जिले में, फिर बीकानेर जिले में, और फिर जैसलमेर में आके और यहां तक, ये यहां तक। ठीक है, ये दूसरा हिस्सा जिसको क्या कहा गया, मुख्य नहर, मेन कैनाल। तो ये भी मैं लिख देता हूं, मुख्य नहर या मेन कैनाल। कहां से शुरू हुई, बिल्कुल यहां से, ये मसीतावली हेड से, और कहां तक गई, इस पॉइंट तक। और ये पॉइंट कौन सा है, जैसलमेर में है, मोहनगढ़। कौन सा, मोहनगढ़। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये गडरा रोड तक है, तो गडरा रोड तक है लेकिन मेन कैनाल नहीं है। क्या है गडरा रोड तक, पेशेंस के साथ बैठना, समझाऊंगा। क्लियर है, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो इंदिरा गांधी नहर के दो भाग हैं। पहला राजस्थान फीडर जो हरी के बैराज से और हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड तक है। दूसरा हिस्सा मेन कैनाल या मुख्य नहर जो हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड से और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक है। इनकी लंबाई अगर हम देखें तो राजस्थान फीडर की लंबाई आती है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की जो लंबाई आती है वो आती है 445 किलोमीटर, और दोनों को अगर हम टोटल कर दें तो ये आती है 649 किलोमीटर, यानी 649 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी तो जो लंबाई है वो है 204 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है वो है 445, एक मिनट, 445 किलोमीटर। ठीक है साहब, दोनों को अगर जोड़ दें तो 204 प्लस 445, 9, 4, 6 यानी 649 किलोमीटर। क्लियर है। अब ध्यान देना, ये तो इस नहर के दो भाग हैं, लेकिन ये नहर बहुत लंबी है और इसके अंतर्गत जो जाल बिछाया गया, जो वितरिकाएं बनाई गई, जिसमें इसकी शाखाएं भी आ गई, उपशाखाएं भी आ गई, लिफ्ट नहरें भी आ गई, तो इन सबको अगर हम काउंट कर दें तो पहले चरण में जो वितरिकाएं बनाई गई उनकी लंबाई है 3454 किलोमीटर। कितनी, पहले चरण में जो वितरिकाएं बनी, यहां लिखता हूं वितरिकाएं, वितरिकाएं यानी वितरण करने के लिए जो नालियां बनाई गई वो वितरिकाएं। तो पहले चरण में कितनी, 3454 किलोमीटर। दूसरे चरण में बनी 5606 किलोमीटर, यहां वितरिकाएं, वितरिकाएं 5606 किलोमीटर। तो टोटल अगर वितरिकाएं देखें तो 3454 और प्लस 5606 किलोमीटर, 6 4 10, 1 5 और 1 6, 6 4 10, 5 3 8 8 1 9, यानी कि टोटल जो वितरिकाओं की जो लंबाई है वो है 9060 किलोमीटर। बात आई यहां तक समझ में। अब भैया ध्यान देना, 649 किलोमीटर लंबी नहर बनाना और 9060 किलोमीटर लंबी टोटल वितरिकाएं बनाना कोई हंसी मजाक का खेल तो है नहीं। तो इसीलिए फिर सरकार ने तय किया कि इसका जो निर्माण है वो 2 चरणों में किया जाएगा। ध्यान देना, अब ये आ रहे हैं चरण या स्टेप्स, यानी प्रशासनिक रूप से इसको 2 चरणों में बनाया जाएगा। अभी मैंने पहले क्या बताया आपको, नहर के 2 भाग हैं, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर, वो इसके 2 पार्ट हैं। अब मैं क्या बता रहा हूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी कितनी स्टेप या कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ। तो प्रशासनिक रूप से इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। मैं गोला करके बनाता हूं। पहले चरण में जो नहर बनाई गई उसको रेड कर लेते हैं। पहले चरण में नहर बनाई गई ये इतनी, एक रफली गोला मैंने बनाया एक, लेकिन डाटा एग्जैक्ट बताऊंगा। तो पहले चरण में इतनी बनाई गई, तो ये पहला नाम दिया मैंने, पहला चरण यानी फर्स्ट स्टेप में। और दूसरे चरण में बनाई गई आपकी यहां से यहां तक। ये गोले फिर वापस दोहरा रहा हूं, छोटे बड़े हो सकते हैं क्योंकि मैं रफली बना रहा हूं गोले, लेकिन डाटा एग्जैक्ट बताऊंगा। तो प्रशासनिक रूप से इनको 2 चरणों में बनाया गया। पहले चरण में ध्यान देना, पहले चरण में देखो ये ब्लैक वाली लाइन भी दिख रही है आपको,
यानी पहले चरण में राजस्थान फीडर भी बनाया और पहले ही चरण में यहां मुख्य नहर का भी कुछ भाग बनाया। तो पहले चरण में एक तो बना राजस्थान फीडर जो 204 किलोमीटर लंबा है, और पहले ही चरण में ये जो मुख्य नहर बनी, इस मुख्य नहर का 189 किलोमीटर हिस्सा बनाया, 189 किलोमीटर। टोटल जोड़े 9 4 13, ये 9 और ये 3, यानी कि पहले चरण में 393 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये जो नीली लाइन जो हमने खींची थी, जो ये मुख्य कैनाल है यानी ये मुख्य नहर है, इसकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने आपको? 445 किलोमीटर। तो 445 किलोमीटर में से 189 किलोमीटर मुख्य नहर का 189 किलोमीटर हिस्सा तो पहले चरण में बना दिया गया। तो दूसरे चरण में इसका कितना हिस्सा बचा? तो 445 में से अगर 189 आप घटा दोगे तो ये कितना आएगा? 256 किलोमीटर। घटा के देख लें, 445 किलोमीटर मुख्य नहर की टोटल लंबाई, पहले चरण में इसमें से बना 189 किलोमीटर, दोनों को अगर घटाएं तो ये 6 9 5 और ये हो गया 2, यानी 256 किलोमीटर। ठीक है साहब। तो पहले चरण में 393 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया, जिसमें 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर और 189 किलोमीटर मुख्य नहर, और दूसरे चरण में मुख्य नहर का 256 किलोमीटर का भाग बनाया गया। तो पहले चरण में आप बता सकते हो कहां से कहां तक बनाया गया? बिल्कुल सिंपल, शुरुआती बिंदु से। शुरुआती बिंदु कौन सा था? यही तो था शुरुआती बिंदु, तो हरी के बैराज से। और कहां तक? ये देखो, गौर करना, यहां ये वाला जो हिस्सा है ना, जो मैंने रेड डॉट किया, या मैं अलग डॉट करता हूं ब्लैक से, ये पहले चरण में यहां तक बना, यानी कि हरी के बैराज से और बीकानेर में ये जो जगह है ये है पूगल। तो यहां पर ये है पूगल। तो पहला चरण बनाया गया हरी के बैराज से और पूगल तक, और दूसरे चरण में कितना बनाया गया? पूगल से लेकर और यहां तक। ये पॉइंट कौन सा है? ये लिखा था हमने, मोहनगढ़, जो कहां पर आता है? आपके जैसलमेर में। क्लियर? यहां तक आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट ये भी था कि पहले चरण में बनाई गई नहर दूसरे चरण में बनाई गई नहर से कितने किलोमीटर ज्यादा है? तो उत्तर दे सकते हो। पहले चरण में कितनी बनाई गई? 393। दूसरे चरण में कितनी बनाई गई? 256। तो पहले चरण में ज्यादा बनी। कितनी ज्यादा बनी? घटा के देख लेते हैं। 393, इसमें से हम घटाते हैं 256, 6 7 13, 6 3 9 और 1, यानी कि पहले चरण में बनाई गई नहर की टोटल लंबाई दूसरे चरण में बनाई गई नहर की टोटल लंबाई से 137 किलोमीटर ज्यादा है। आई यहां तक बात समझ में? अब एक बार उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ आपको वापस लेके चलता हूं, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये देखो, इनको तो एक बार मैं फिर से हटा दूं, रिमूव कर दूं। और ये करें इसका कलर चेंज। अब आ जाओ, पहला है स्टेटमेंट, इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में 350 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया। गलत। कितना किया था? 393 किलोमीटर। पहले चरण में इतनी बनाई थी, 393 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बनाई गई वितरिकाओं की कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। सही है। पहले चरण में कितनी वितरिकाएं बनी? 3454 किलोमीटर। और दूसरे चरण में कितनी? 5606 किलोमीटर। और दोनों को हमने जोड़ा था तो कितना आया था? 9060 किलोमीटर। उत्तर दे दिया आपने इसका। अच्छा, अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में दूसरे चरण की अपेक्षा 137 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया। तो बात सही है। पहले चरण में 393 किलोमीटर बनी, दूसरे चरण में 256 किलोमीटर बनी। दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आता है? 137 किलोमीटर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। ठीक है साहब। अब ये है इंदिरा गांधी नहर, चौथा जो स्टेटमेंट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाले इंजीनियर श्री कंवर सेन को पद्मश्री सम्मान दिया गया। और फिर है 1993 के इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्राकलन के अनुसार प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल 19.63 लाख हेक्टेयर है। अब इन दोनों को मैं समझाता हूं, वापस उस इमेज की तरफ आओ। और इन दोनों विषयों को समझाने से पहले एक बात आप ध्यान रखना। ये मैं क्या बता रहा था? हाँ, कि ये जो मैंने आपको बताया था पहले चरण में, सॉरी, ये जो राजस्थान फीडर है, ये राजस्थान फीडर जिसको हमने यहां ब्लैक कलर से बना रखा है, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी बताई थी मैंने? 204 किलोमीटर, जो हरी के बैराज से और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड तक बना हुआ है राजस्थान फीडर नहर। ठीक है।
ध्यान देना, इस 204 किलोमीटर में से कुछ हिस्सा पंजाब में आता है, कुछ हरियाणा में आता है और बचा हुआ राजस्थान में आता है। 204 किलोमीटर में से 170 किलोमीटर का हिस्सा यह आता है P यानी पंजाब प्लस H यानी हरियाणा में, और राजस्थान में जो आता है वो आता है 34 किलोमीटर का। कुछ किताबों में 169 किलोमीटर और 35 किलोमीटर दिया हुआ है, जबकि मैं ये जो डाटा बता रहा हूं ये गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से लिए गए डाटा आपको बता रहा हूं, इसीलिए इनको आप ऑथेंटिक मान सकते हो। ठीक है, अब ये जो 170 किलोमीटर है, तो इस 170 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर तो आता है आपका पंजाब में और बचा हुआ 20 किलोमीटर हिस्सा आता है आपका हरियाणा में। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट किससे रिलेटेड था? कंवर सेन से रिलेटेड। तो कंवर सेन पे आप गौर करना। पहले तो हम ये बात करें कि आखिर ये कंवर सेन थे कौन, जिनको पद्मश्री मिला। पद्मश्री मिला कि नहीं मिला ये तो हमको जांच करनी है। तो कंवर सेन जो हैं ये बीकानेर रियासत के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, बीकानेर राज्य के। यानी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था और बाद में जब स्वतंत्र हो भी गया था तो ये बीकानेर रियासत के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। बीकानेर के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह जो 1943 से और 49 तक शासक रहे थे, उन्होंने कंवर सेन से कहा कि कुछ इस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार करिए कि बीकानेर राज्य में एक नहर ला सकें, पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सके, यानी पेयजल की कमी की समस्या को, और सिंचाई की जो समस्या है यानी जिसके लिए पानी उपलब्ध नहीं है उसको भी दूर किया जा सके। तो इसीलिए कंवर सेन के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और वो ड्राफ्ट 1948 में तैयार हुआ था, जिसका नाम था बीकानेर राज्य में जल की आवश्यकता। तो 1948 में इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, बीकानेर राज्य में जल की आवश्यकता। ठीक है साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजा गया, बाद में फिर मंजूरी मिली और मंजूरी मिलने के बाद फिर राजस्थान की यानी पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, जो कि उस समय राजस्थान नहर परियोजना के नाम से थी, उसकी शुरुआत कर दी गई। तो इसका जो श्रेय जाता है वो इन कंवर सेन को ही जाता है और कंवर सेन को इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए पद्म भूषण दिया गया था। ध्यान देना, पद्मश्री नहीं दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो इनको पद्म भूषण मिला था, जबकि स्टेटमेंट ने पद्मश्री कहा था। जाएंगे अभी स्टेटमेंट की तरफ। अब देखिए, ये जो कंवर सेन हैं इनको कहा जाता है मरुस्थल का भागीरथ। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। आधुनिक भारत का भागीरथ तो किसको कहा जाता है? बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह को, और इनको कहा जाता है मरुस्थल का भागीरथ। मरुस्थल का भागीरथ। और आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। तो मिक्स मत करना। महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर राज्य में गंग नहर को लेकर आए थे और राजस्थान में आने वाली ये पहली नहर थी। ठीक है साहब, ओके। अब एक चीज और ध्यान देना कि इंदिरा गांधी नहर का जब कार्य शुरू हुआ तो इसके कार्य को तेज करने के लिए राजस्थान एक नहर बोर्ड बनाया गया, जिसको राजस्थान नहर निकाय या राजस्थान नहर बोर्ड कहा जाता है। ये 1958 में बनाया गया था। उसका पहला अध्यक्ष कंवर सेन को ही बनाया गया था। ध्यान देना, राजस्थान नहर निकाय या नहर बोर्ड उसको कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी नहर को उसके कार्य को तेजी से करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1958 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री कंवर सेन थे। अब जब ये ड्राफ्ट मंजूर हो गया तो कुछ और बातें और समझना। फिर औपचारिक रूप से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत करने के लिए ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने शिलान्यास किया। ये हैं तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान देना, 31 मार्च 1958 को इन्होंने इंदिरा गांधी नहर का
शुरुआती यानी उसकी शुरुआत हो, इसके लिए इन्होंने शिलान्यास किया यानी उसकी नींव रखी, या उसको यूं बोल सकते हैं श्री गणेश किया, उसकी शुरुआत की। ठीक है साहब। बाद में उस नहर से औपचारिक रूप से पानी छोड़ा गया 11 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इनके द्वारा छोड़ा गया था। ये कौन थे? ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली, एक मिनट, राधा कृष्णन, इनके द्वारा 11 अक्टूबर 1961 को नौहर देसर जल वितरिका से जल को प्रवाहित करके इंदिरा गांधी नहर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। कहां से पानी छोड़ा था इन्होंने? नौहर देसर वितरिका से, जो हनुमानगढ़ में आती है। नौहर देसर। हालांकि इंदिरा गांधी नहर से पहली बार पानी इस तारीख को नहीं छोड़ा गया था, अनौपचारिक रूप से सितंबर 1961 में छोड़ दिया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली इसका जो उद्घाटन हुआ वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 11 अक्टूबर 1961 को किया गया था। ठीक है साहब। अब ध्यान देना कुछ और बातें कि ये जब इंदिरा गांधी नहर बनाई गई तो इससे सिंचाई के लिए भी पानी लाया जाना था और पीने के लिए भी इससे पानी का कुछ हिस्सा, कुछ धनराशि, कुछ राशि, जल राशि निर्धारित कर दी गई थी। जब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1993 में, यह तय किया गया था कि इंदिरा गांधी नहर से टोटल 19.6 लाख हेक्टेयर भाग में सिंचाई की जाएगी। ध्यान देना, प्रस्तावना में कितना था? प्रस्तावना ये कहती है कि 19.6, आगे 6 मैं लगभग में लिख रहा हूं, 6 लाख हेक्टेयर। तो प्रस्तावना तो ये थी कि 19.6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी, लेकिन बाद में फिर इस ड्राफ्ट को चेंज किया गया और जल राशि में कटौती होने की वजह से यह तय किया गया कि इंदिरा गांधी नहर से 16.19 लाख हेक्टेयर भाग में ही सिंचाई की जाएगी। ये लगभग मैं बता रहा हूं ना, 16.19 लाख हेक्टेयर। तो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से 16.19 लाख हेक्टेयर भाग में सिंचाई की जाती है, जबकि प्रस्तावना में कितनी राशि थी? ये इतनी राशि थी। अब कुछ बातें और समझना, 16 लाख हेक्टेयर भी कोई कम हिस्सा नहीं होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और क्षेत्र के आधार पर राजस्थान में सिंचाई की परियोजनाओं को 3 हिस्सों में बांटा गया है: वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो इनकी क्या क्या परिभाषा है, एक बार लगे हाथ इनकी भी मैं आपके साथ में चर्चा कर लेता हूं। तो क्या आपको बताया मैंने, ये इधर इस पे आ जाते हैं, यहां लिख लेते हैं, ये ठीक है। 3 प्रकार की परियोजनाएं हैं। कौन सी? एक तो वृहद यानी बड़ी, एक मध्यम यानी बीच की, और एक हो गई लघु यानी छोटी। वर्तमान जो परिभाषा है वो तो ये कहती है, जो कि अप्रैल 1978 में तय की गई थी। नई परिभाषा कब तय की गई थी, ध्यान रखना, परिभाषा अप्रैल 1978 में यह तय किया गया कि साहब जिन परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होगी उनको वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहेंगे। जिन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 से और 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि होगी उनको मध्यम कहेंगे, और जिनके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम भूमि रहेगी उनको हम लघु कहेंगे यानी छोटी कहेंगे। तो लिख दूं मैं, वृहद में कौन सी? 10,000 हेक्टेयर से बड़ी यानी ग्रेटर देन, ज्यादा। सिंपल भाषा में लिखूंगे, मगरमच्छ कई बार समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स के, से ज्यादा। मध्यम में कौन सी? 2,000 से और 10,000 हेक्टेयर। और लघु में कितनी? 2,000 हेक्टेयर से कम। ये आज की परिभाषा है, यानी अब ऐसा माना जाता है। लेकिन शुरू में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्धारण की यह परिभाषा नहीं थी। तब परिभाषा यह थी धनराशि के हिसाब से यानी पैसे के हिसाब से। तब यह कहा जाता था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कि जिन पर 5 करोड़ से ज्यादा धनराशि खर्च होगी उनको वृहद कहेंगे। ये पहले की बता रहा हूं मैं, पहले की,
अभी वर्तमान में मत करना, पहले की परिभाषा। तो 5 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी वो बृहद कहलाती थी, 10 लाख से और 5 करोड़ तक जो खर्च होंगे वो मध्यम कहलाती थी, और जिन पर 10 लाख से कम खर्च होगा, 10 लाख से कम, वो आपकी लघु सिंचाई परियोजनाएं कहलाती थी। आई इतनी बात समझ में? अब चलते हैं हमारे उस क्वेश्चन की तरफ। या आ जाओ, चौथा और पांचवा स्टेटमेंट बचा हुआ था। चौथा कह रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाले इंजीनियर श्री कंवर सेन को पद्मश्री सम्मान दिया गया। गलत, पद्मश्री थोड़ी दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, बता चुका हूं। फिर है 1993 के इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्राक्कलन के अनुसार प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल 19.63 लाख हेक्टेयर था। बात सही है, 19.63 लाख हेक्टेयर था, लेकिन 16.19 लाख हेक्टेयर ही तय किया गया क्योंकि जलराशि में कटौती होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही। तो देखो कौन कौन से सही और कौन कौन से गलत। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। ठीक है साहब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं, और अगले क्वेश्चन के लिए यहां पर आ जाओ। अब ये कह रहा है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी अब हमको गलत स्टेटमेंट बताना है, पिछले में सही स्टेटमेंट बताना था। पहला है रावी व्यास समझौते से राजस्थान के लिए निर्धारित 8.6 मिलियन एकड़ फुट जल में से इंदिरा गांधी नहर के लिए 7.59 मिलियन एकड़ फुट जलराशि तय की गई। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सतलज और व्यास नदियों, ये क्या दिया हुआ इसमें, रावी व्यास, ये गलत है। सतलज और व्यास नदियों का जो तय हुआ था वो हिस्सा तय हुआ था क्योंकि राजस्थान को जो हिस्सा मिलता है, जो इंदिरा गांधी नहर से जो पानी मिलता है, वो किससे मिलता है? सतलज और व्यास नदी से मिलता है, रावी और व्यास से नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि रावी और व्यास का तो इसमें रोल ही नहीं है ना, इसमें तो सतलज और व्यास का रोल है। तो 7.59 लाख एकड़ फीट धनराशि जो मिल रही है, जल राशि जो मिल रही है, वो सतलज और व्यास से मिल रही है इंदिरा गांधी नहर के लिए। तो ये गलत हो गया। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल के लिए 15% जल राशि निर्धारित की गई। गलत, मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी नहर से 1200 क्यूसेक, जिसमें 1 क्यूसेक का मतलब होता है 28.31 लीटर लगभग में, या उसको हम अगर बोलें तो 0.87 मिलियन एकड़ फुट भी बोल सकते हैं, जो कि 11.4% आता है। तो या तो 11.4% बोल दो, या एग्जाम में लगभग 11% आ जाएगा, या 11 के निकट 10% भी दे दिया जाता है। तो इतनी धनराशि, इतनी जलराशि तय हुई थी, जबकि ये क्या कह रहा है 15%। तो 15% वाला तो क्या हो गया, ये हमारा ये वाला गलत। और सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, गलत ही पूछा जा रहा है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि इंदिरा गांधी नहर पर बनी हुई चारण वाला शाखा बीकानेर व जोधपुर जिले से संबंधित है। और इसके बाद है बरकतुल्ला खां उपशाखा, जिसका नया नाम श्री रामदेव उपशाखा है, को शहीद बीरबल शाखा से निकाला गया है। यानी अब आगे के जो 2 सवाल हैं वो शाखाओं से संबंधित हैं। तो थोड़ी सी हम शाखाओं की बात करते हैं, और मैं यहां से समझाता हूं इस मैप से। देखो इंदिरा गांधी नहर से टोटल 9 शाखाएं निकाली गई हैं। 9 शाखाओं का मतलब है, मान लीजिए इंदिरा गांधी नहर जा रही है, इससे यहां पर एक छोटी सी कैनाल और निकाल दी, और उसमें पानी अपने आप बहता हुआ जा रहा है, यानी पानी को पंप करने के लिए कोई पंपिंग स्टेशन नहीं लगाया हुआ है, तो उसको कहा गया शाखा। जबकि अगर कोई क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर के तल से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो वहां तो पानी जाएगा नहीं, तो वहां पानी पहुंचाने के लिए पंपिंग स्टेशन लगाए गए हैं, यानी कि पानी को पंप किया जाता है या लिफ्ट किया जाता है, तो उनको कहा जाता है लिफ्ट नहर। बात आई ना समझ में? शाखा अलग बात है जिसमें पानी अपने आप बहता हुआ जाता है, जिसमें कोई पंपिंग स्टेशन नहीं लगे हुए, जबकि लिफ्ट नहर जो है ये अलग बात है। लिफ्ट नहर में पानी को पंप किया जाता है, यानी पानी को लिफ्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शाखाओं की। देखो ये इंदिरा गांधी नहर को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। ये आई हरी के बैराज से हनुमानगढ़ में खारगांव में एंटर किया, फिर मसीतावली हेड, फिर गई है श्रीगंगानगर, फिर गई बीकानेर और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। इससे टोटल जो 9 शाखाएं निकली गई हैं, उसमें से एक शाखा और सबसे पहली जो शाखा है वो है रावतसर, जो हनुमानगढ़ में है। ये ध्यान देना, ये है इसकी पहली शाखा।
जो हनुमानगढ़ जिले में है। और इंदिरा गांधी नहर देखो यहां से आ रही है ऊपर से, तो ये इधर वाला हिस्सा तो हो गया इसका लेफ्ट यानी बायां, और ये इधर वाला हिस्सा हो गया इसका राइट यानी दायां। ये आर यानी राइट और ये एल यानी लेफ्ट। तो इसकी जितनी भी शाखाएं हैं 9 शाखाओं में से ये वाली जो शाखा है रावतसर, ये एकमात्र ऐसी शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर के लेफ्ट साइड में है। ये ध्यान रखना आपको, एकमात्र ऐसी शाखा, और ये पहली शाखा भी है। और कौन से जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़ जिले से। इसके अलावा बाकी जितनी भी शाखाएं हैं वो सारी इंदिरा गांधी नहर के राइट साइड में यानी दाईं ओर स्थित है। कौन कौन सी? ध्यान देना, ये हाँ, 2 तो यहां पर आ जाओ श्रीगंगानगर में। 1 मिनट, 2 तो ये मैप हिल गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं मैं। हाँ ठीक है, 2 तो हैं यहां श्रीगंगानगर में, 1 और 2। इन शाखाओं के नाम है सूरतगढ़ और अनूपगढ़। यानी गंगा मैया की जो सूरत है उसी प्रकार की सूरत अनूप की भी है, तो अनूप भी सुंदर है गंगा मैया की तरह। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़। लिखो इसको, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में। आगे आ जाओ बीकानेर में। बीकानेर में यहां 3 शाखाएं हैं, 1, 2 एंड 3। कौन कौन सी? एक तो हो गई दातोर, एक हो गई आपकी पूगल, ठीक है साहब, और एक हो गई बिरसलपुर। तो ये मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा आगे, यहां एरो करके, बिरसल, ये बड़ी मात्रा लगा है इसमें, बिरसलपुर है वो ना, तो बिरसलपुर 3 हो गई बीकानेर में। एक शाखा हो गई जो बीकानेर में भी है और जैसलमेर में भी है, और वो है चारणवाला शाखा। तो यहां पर आ जाओ, ये एक शाखा हो गई जो बीकानेर में भी और जैसलमेर में भी, ये जैसलमेर ये बीकानेर, और ये शाखा हो गई चारणवाला। ठीक है साहब, 2 शाखाएं जो आपके जैसलमेर में है, ये वाली शाखा और ये वाली शाखा। अब देखो इसको याद रखना बड़ा आसान है। जैसलमेर में शुरू में आता है जय, और शहीदों की हमेशा जय करनी है। तो शहीद का मतलब एक तो हो गया शहीद बीरबल, और एक हो गया सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जो जैसलमेर के शहीद थे। तो ये दोनों जैसलमेर यानी जय करनी है इनकी। तो एक तो कौन सा हो गया, यहां लिख दें एरो करके, सागरमल गोपा शाखा, और ये दूसरी जो हो गई ये हो गई शहीद बीरबल, शहीद बीरबल शाखा। तो ये टोटल इसकी 9 शाखाएं हो गई, और 9 शाखा में से एक शाखा रावतसर जो हनुमानगढ़ में है, जो इसकी पहली शाखा है, वही एकमात्र है जो इंदिरा गांधी नहर के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर है, बाकी सारी इसके राइट साइड में है। क्लियर? अब एक और ध्यान देना, यहां से कुछ उपशाखाएं भी निकाली गई हैं, उपशाखाएं। और वो उपशाखाएं कौन कौन सी हैं उसको हम अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। एक तो देखो ये इंदिरा गांधी नहर का मुख्य कैनाल का यानी मुख्य नहर का ये जो लास्ट पॉइंट है, इसको हमने क्या कहा था? मोहनगढ़। मोहनगढ़ तक ही है ना ये। तो मोहनगढ़ से 2 उपशाखाएं निकाली गई हैं, उपशाखाएं, एक लीलवा और एक दीघा। ये हो गई एक शाखा और ये हो गई एक दूसरी शाखा। तो इसका एक का तो नाम है लीलवा और एक हो गई दीघा। ये 2 उपशाखाएं, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, ये जो शाखाएं थी जैसलमेर में, एक तो सागरमल और एक शहीद बीरबल। तो सागरमल शाखा से एक उपशाखा निकाली गई है और उस उपशाखा को कहा जाता था बरकतुल्ला खां उपशाखा, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया और उसको कहा जाता है बाबा रामदेव उपशाखा। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बनाता हूं, ये अलग ये बना दी। देखो मैंने कहां से जोड़ा इसको मैंने जोड़ा सागरमल शाखा से। तो सागरमल शाखा से जो उपशाखा निकाली, यहां ऊपर लिख दूं क्योंकि यहां तो जगह है नहीं, ये ब्लैक वाली है, ध्यान देना, ये वाली, और इधर लिख देता हूं मैं एरो करके। इसका नाम पहले तो था बरकतुल्ला खां उपशाखा, पुराना, ये हो गया पुराना, और नया नाम है बाबा रामदेव, बाबा
रामदेव उपशाखा। कुछ किताबों में इसको लिफ्ट नहर दिया गया है, जबकि ये एक उपशाखा है जो कहां से निकाली गई है, सागरमल शाखा से निकाली गई है। क्लियर। अब एक चीज और गौर करना, इसकी जो मैंने आपको 9 शाखाएं बताई थी, इन 9 शाखाओं में से कुछ शाखाएं ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी? सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, चारणवाला और बिरसलपुर। ये 5 शाखाएं ऐसी हैं जहां पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है उसको हम करेंगे रेड से सर्किल, ठीक है ना। तो एक तो कौन सा हुआ आपके सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ कहां पर है, ये रहा, यहां विद्युत ऊर्जा बनी। एक अनूपगढ़, यहां पर विद्युत ऊर्जा बनी। एक पूगल, यहां पर विद्युत ऊर्जा बनी। एक चारणवाला, यहां पर विद्युत ऊर्जा बनी। और एक बिरसलपुर, यहां पर भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ। तो इन 9 शाखाओं में से 5 जगह विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। शाखाओं की तो बात हो गई, कहां गया हमारा क्वेश्चन। तो ये तीसरा स्टेटमेंट था हमारा, दूसरे तक तो हो गए। तीसरा था कि इंदिरा गांधी नहर पर बनी हुई चारणवाला शाखा बीकानेर व जोधपुर जिले से संबंधित है। गलत। क्या बताया मैंने आपको, चारणवाला शाखा बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है। वापस देखो मैप पे, ये बताया था ना चारणवाला। ये कलर चेंज करूं मैं एक बार, ये वाली चारणवाला, ये तो ये इधर बीकानेर है और इधर ये जैसलमेर है। तो बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है, बीकानेर और जोधपुर से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये हो गया गलत। ठीक है साहब। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बरकतुल्ला खां उपशाखा, जिसका नया नाम श्री रामदेव उपशाखा है, को शहीद बीरबल शाखा से निकाला गया है। ये भी गलत। पहली बात तो इसको शहीद बीरबल शाखा से नहीं निकाला गया। इसको कहां से निकाला गया है, सागरमल गोपा जो शाखा है वहां से निकाला गया है। दूसरा, इसका नाम श्री रामदेव उपशाखा नहीं है, श्री रामदेव थोड़ी है, इसका नाम तो है बाबा रामदेव उपशाखा। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। श्री रामदेव और बाबा रामदेव में बहुत फर्क पड़ जाता है। टेक्निकली अगर आप बात करें तो टेक्निकली ये श्री रामदेव नहीं है, टेक्निकली बाबा रामदेव है। उसमें मत चले जाना कि साहब सम्मान में श्री तो लगाएंगे, आप सम्मान में लगाते रहो, लेकिन टेक्निकली तो बाबा रामदेव ही बोलोगे उसको, कागजों में तो बाबा रामदेव ही है। अगले स्टेटमेंट पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन ज्ञात करो। अब सत्य कथन की बात करनी है, ट्रू स्टेटमेंट की। पहला है कि गंधेली साहबा नहीं, ये साहबा है, ये इसको कर लेना आप, साहबा, गंधेली साहबा और फिर स्लैश आपनी योजना के प्रथम चरण में चूरू व झुंझुनू जिलों को पेयजल आपूर्ति की गई। फिर दूसरा है केवल चारणवाला शाखा पर ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका तो उत्तर दे सकते हो आप, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो 9 शाखाएं हैं उन 9 शाखाओं में से 5 शाखाओं पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। कौन कौन सी बताई थी, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, बिरसलपुर और चारणवाला। जबकि ये क्या कह रहा है कि केवल चारणवाला पर ही होता है, यानी यहीं होता है और कहीं नहीं होता। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इसके अलावा और जगह भी होता है भैया। फिर क्या था कि कंवर सेन लिफ्ट नहर, तो अब ये लिफ्ट नहर का आ गया, तो मुझे आपको लिफ्ट नहर का कॉन्सेप्ट समझाना है और मुझे आपको ये गंधेली साहब यानी आपनी योजना जो पेयजल से रिलेटेड है वो समझानी है। तो पहले पीने के पानी की हम बात करते हैं, इसको तो मैं हटा देता हूं और अब बात कर लेते हैं पीने के पानी की, कि पीने का पानी कौन कौन से जिलों को मिल रहा है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये ड्रॉ करते हैं साहब हमारी इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। ठीक है ना। अब देखो इंदिरा गांधी नहर तो केवल इन जिलों से गुजरी, लेकिन इसकी और जो शाखाएं, वितरिकाएं, लिफ्ट नहर जो निकाली गई तो उसके माध्यम से अलग अलग और जिलों को भी पानी पहुंचाया गया। कुछ जिलों को केवल पीने का पानी मिलता है और बाकी के जिलों को पीने का पानी भी मिलता है और सिंचाई के लिए पानी भी मिलता है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में जब मैं ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं मई 2020 में,
तो आज तक इंदिरा गांधी नहर के पानी से लाभान्वित होने वाले कुल जिलों की संख्या है 10 जिले। इस 10 जिलों में वो भी आ गए जो पीने का पानी लेते हैं और वो भी आ गए जो पीने और सिंचाई का दोनों लेते हैं। इन 10 जिलों में से टोटल कौन कौन से, पहले देख लो 10 जिले कौन से हैं। श्री गंगानगर को भी फायदा मिलता है, हनुमानगढ़ को भी फायदा मिलता है, बीकानेर भी फायदा लेता है, चूरू भी, झुंझुनू भी, सीकर भी, नागौर भी, जोधपुर भी, जैसलमेर भी और बाड़मेर भी। यानी ये 10 जिले जो हैं ये फायदा उठा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर के पानी से। लेकिन इसमें से 4 जिले ही ऐसे हैं जिनको केवल पीने का पानी मिलता है, बाकी जिलों को पीने का भी मिल जाए और सिंचाई का भी मिल जाए। अब 4 जिले कौन से हैं तो देखो, सर्किल करता हूं रेड, एक गोला तो ये बना दो जिसमें 3 जिले आ गए। कौन से? झुंझुनू, सीकर और नागौर। तो एक तो केवल इन 3 जिलों को और इसके अलावा बाड़मेर को। यानी ये वो 4 जिले हैं जिनको केवल पीने का ही पानी यानी पेयजल की आपूर्ति होती है। बाकी में पीने का भी ले लो पानी और सिंचाई का भी ले लो पानी। बात आई समझ में? अब यहां पर पीने के पानी की आपूर्ति के लिए कुछ योजनाएं भी चलाई गई। जैसे एक तो योजना है गंदेली साहबा योजना और उसी को कहा जाता है आपनी योजना। मैं बात करता हूं गंदेली साहबा और इसी को कहते हैं, तो स्लैश लगा के लिख देता हूं आपनी योजना। अब साहब ये योजना चलाई गई। इस योजना के माध्यम से 3 जिलों को पीने का पानी मिलता है, हनुमानगढ़, इसके अलावा आपका चूरू और झुंझुनू, 3 जिलों को मिलता है। कौन कौन से हो गए? अब ये वाले सर्किल तो हटा दूं ना ये, या रहने दो, दूसरे सर्किल बना लेंगे। गंदेली साहब में एक तो हो गया आपका हनुमानगढ़, एक हो गया आपका चूरू और एक हो गया आपका झुंझुनू। इन 3 को मिलता है, तो इसके अंदर लिख देता हूं गंदेली साहबा, गंदेली साहबा या आपनी योजना। अब इसमें ध्यान देना, इसके 2 चरण थे। पहले चरण में तो केवल चूरू और हनुमानगढ़ जिले को पानी उपलब्ध कराया गया पहले चरण में, और दूसरे चरण में चूरू और झुंझुनू को पानी उपलब्ध कराया गया। तो ये ध्यान देना, पहले चरण में तो चूरू और हनुमानगढ़ को पानी उपलब्ध कराया गया और दूसरे चरण में चूरू और झुंझुनू जिले को पानी उपलब्ध कराया गया। इसके लिए पैसे की सहायता भी ली गई, यानी वित्तीय सहायता भी ली गई। और वित्तीय सहायता जो दी वो एक कंपनी है जिसका नाम है KFW। और ध्यान रखना, ये जो कंपनी है ये है जर्मन की, यानी जर्मन कंपनी के वित्तीय सहयोग से KFW कंपनी के द्वारा ये गंदेली साहब योजना को वित्तीय सहायता मिली। अब इस योजना से जो पानी उपलब्ध कराया जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर पर बनी हुई एक लिफ्ट नहर है, जिसके संबंध में अभी मैं समझाऊंगा लिफ्ट नहरों के बारे में। तो लेकिन अभी ध्यान रख लो कि एक लिफ्ट नहर है, नौहर साहबा लिफ्ट नहर। उस लिफ्ट नहर से पानी लिया जाता है। कौन सी? नौहर साहबा लिफ्ट नहर। इसके नाम में ये ना देखो गंदेली साहबा, तो ध्यान रख लेना नौहर साहबा लिफ्ट नहर से पानी लिया जाता है। तो ये तो हो गई ये एक योजना। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहो तो ले लो, ये लो, ठीक है। अब इन सर्किल्स को तो मैं हटा देता हूं। कुछ और पेयजल योजनाएं भी यहां चल रही हैं जिनकी हमको बात करनी पड़ेगी। एक और पेयजल योजना है जो है आपकी राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना। कौन सी? राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना। ये इसका नया नाम है। इसका एक पुराना नाम भी था, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। ये पुराना नाम था, जबकि वर्तमान नया नाम है राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना। तो बनाते हैं साहब राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना, और ये आ जाओ यहां पर जोधपुर में, राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना। इसका पुराना नाम भी ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला तो कुछ भी पूछ ही लेगा। तो पुराना नाम क्या बताया मैंने आपको? राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना, या इसी को कहा जाता है जोधपुर लिफ्ट नहर योजना भी कहा जाता है इसको। जोधपुर
लिफ्ट नहर योजना। जोधपुर के कुछ गांव हैं, लगभग 228 के आसपास में हैं, तो उन गांवों को यहां पर इस योजना के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना, पुराना नाम, नया नाम, कौन से जिलों को जलापूर्ति होती है, तो जोधपुर ध्यान रखना, जोधपुर जिले को जलापूर्ति होती है। ये भी पीने की हो गई। इसके अलावा अब देखो, पेयजल की एक और परियोजना है और वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना। तो यानी अब लिफ्ट नहरों की भी बात होनी चाहिए, तो एक बार पहले मैं कंवरसेन को समझा दूं और उसके साथ ही फिर लिफ्ट नहरों की भी शुरुआत कर दूंगा। तो भैया कंवरसेन लिफ्ट नहर, यहां बीकानेर में आ जाओ, बीकानेर से होते हुए ये गंगानगर तक चले जाओ। ये बीकानेर जिला, ये गंगानगर जिला। थोड़ा सा समझना एक बार, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। अभी पेयजल की बात कर रहा हूं, तो पेयजल में एक तो गंधेली साहबा योजना समझा दी, दूसरा राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना समझा दी। पीने का जो पानी है वो कंवरसेन लिफ्ट नहर से भी उपलब्ध कराया जाता है। तो अब कंवरसेन लिफ्ट नहर के साथ साथ मैं राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर पर बनी हुई सारी लिफ्ट नहरों की भी बात करने वाला हूं। लिफ्ट नहर क्या है ये मैंने आपको समझाया कि इंदिरा गांधी नहर का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, जो बायां हिस्सा है, ध्यान देना बायां कौन सा, ये वाला, इधर वाला, इधर का जो तल है यानी इधर की जो जमीन है वो ऊंची है, उठी हुई है। और हमको पता है जल जो है, जल का प्रवाह ऊंचाई से और नीचाई की तरफ होता है। तो जल, ये जमीन ऊंची होने के कारण पानी इधर पहुंच नहीं सकता नेचुरली, तो इसीलिए पंपिंग स्टेशन लगाए हुए हैं ताकि पानी को पंप किया जा सके, लिफ्ट किया जा सके और इधर पहुंचाया जा सके। और ऐसी नहरें बनाई गई जिन नहरों में पानी को पंप करके आगे तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए इन नहरों को कहा गया लिफ्ट नहरें। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर पर टोटल 7 लिफ्ट नहरें बनी हुई है और सारी किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। सीधी सी बात है, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो जमीन है वही उठी हुई है, वहीं पानी पहुंचाना है। अब ये जो लिफ्ट नहरें हैं, तो इंदिरा गांधी नहर का जो मेन जो ड्राफ्ट था, जो मूल ड्राफ्ट था, उसमें ये लिफ्ट नहरों का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट जोड़ा गया 1963 में, 1963 में, तो ये ध्यान रखना 1963 में ये लिफ्ट नहरों वाला कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। अब लिफ्ट नहरों का काम शुरू हुआ। सबसे पहली जो लिफ्ट नहर बनी वो थी कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये वाली जो मैंने अभी बनाई, ये वाली कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो कौन से जिलों में है, बीकानेर और श्रीगंगानगर, मैप पर बना हुआ है। तो क्या क्या ध्यान रखेंगे इसके संबंध में, 2 जिले, कौन से, बी यानी बीकानेर और एस यानी श्रीगंगानगर। पहली लिफ्ट नहर थी इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई, पहली लिफ्ट नहर थी। और इंदिरा गांधी नहर के जो चरण थे ना, चरण, 2 चरण, तो पहले चरण में इसको बनाया गया था और इसके अलावा बाकी जो 6 है ना, 6 वो दूसरे चरण में बनी थी। तो ये ध्यान रखना, ये पहली लिफ्ट नहर है और पहले चरण में, पहले चरण में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ठीक है साहब। इसके अलावा ध्यान देना यहां पर, इसका कंवरसेन लिफ्ट नहर का जो कार्य शुरू हुआ था वो 1968 में शुरू हुआ था और 1976 में ये बनकर तैयार हो गई थी। तो कब से कब तक बनी, 1968 से 1976। इसका ये नाम नहीं था पहले, इसका जो पुराना नाम था वो था बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, लेकिन 1989 में 1989 में इसका नाम चेंज करके कंवरसेन लिफ्ट नहर कर दिया। तो पुराना नाम क्या था, नीचे लिख दें, यहां आएगा नहीं, थोड़ा सा ये यहां लिख देते हैं, बीकानेर लूणकरणसर, लूणकरणसर। ठीक है साहब। ये लूणकरणसर जो है ये बीकानेर में एक तहसील है और यहां पर बहुत मूंगफली उगती है, तो लूणकरणसर को कहा जाता है बीकानेर का, राजस्थान का राजकोट, क्योंकि राजकोट गुजरात में है, वहां बहुत मूंगफली का प्रोडक्शन होता है और यहां पर भी बहुत होता है, तो इसीलिए लूणकरणसर को कहा जाता है बीकानेर का, राजस्थान का राजकोट। खैर, समझने वाली बात यह है कि ये जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है, इससे बीकानेर और श्रीगंगानगर शहर को पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है, यानी रास्ते के जो गांव हैं उन गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। और लूणकरणसर में केवल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो ये ध्यान रखना, कंवरसेन लिफ्ट नहर से लूणकरणसर को
सिंचाई का पानी ही दिया जाता है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो, मैं दूसरी लिफ्ट नहर की फिर बात करता हूं। ठीक है, तो ये बाकी चीजें तो मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए और केवल इसका मैं नाम रहने दूंगा। एक चीज और ध्यान देना कि यहां इस कंवरसेन लिफ्ट नहर को कहा जाता है बीकानेर शहर की लाइफ लाइन। क्या कहते हैं? बीकानेर शहर की लाइफ लाइन। और इसके माध्यम से 228 गांवों को जल आपूर्ति की जाती है। अच्छा, मैंने राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना में भी 228 बताए थे, तो ध्यान देना, मिक्स मत करना इनको, मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है। कंवरसेन लिफ्ट नहर से तो 228 गांवों को जल आपूर्ति होती है, जबकि राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना से जोधपुर के 158 लगभग 158 गांवों को जल आपूर्ति होती है। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये हो गई आपकी कंवरसेन, जो इंजीनियर कंवरसेन के नाम पर ही बनाई गई है। अब कुछ और नहरों की बात करते हैं, तो एक एक करके हम सारी लिफ्ट नहर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि ये जो सारी लिफ्ट नहरें उसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि एक चौधरी जी हैं, वीर चौधरी जी, वो नारा लगाते हैं जय गुरु कृपा, क्योंकि गुरु की कृपा से ही उनका कल्याण हुआ। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, आपको भी बोलना है जय गुरु कृपा। गुरु की कृपा है तो मंगल ही मंगल है। और ये नारा ज्यादातर कौन लगा रहे हैं? वीर चौधरी जी हैं, हमारे मिलने वाले एक मित्र हैं वीर चौधरी, वो नारा लगाते हैं। तो जय का मतलब हो गया जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, गुरु का मतलब हो गया गुरु जाम्भेश्वर लिफ्ट नहर। क्री का दो अर्थ हैं क्रे के, एक तो कंवरसेन लिफ्ट नहर और एक हो गया, यानी कै के दो अर्थ हैं, एक तो कंवरसेन लिफ्ट नहर और एक करणी जी लिफ्ट नहर। पा में है पै, तो पै का अर्थ है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। वीर यानी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, और चौधरी का मतलब हो गया चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। पहले हो गया जय यानी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, तो उसके लिए यहां पर आ जाओ। ये जैसलमेर और जोधपुर, ये जो लिफ्ट नहर बनी हुई है ये जैसलमेर और जोधपुर में बनी हुई है। क्या नाम है इसका? जय, एक मिनट कलर चेंज करें थोड़ा सा, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम ध्यान रखना, पोखरण लिफ्ट नहर। पहले दरअसल पुराने जो नाम है ना, वो मैं ये ब्रैकेट में लिख देता हूं। पुराने जो नाम हैं वो स्थानों के नाम पर थे और नए जो नाम है वो व्यक्तियों या देवताओं के नाम पर है। ठीक है, तो जय नारायण व्यास नया नाम, पोखरण लिफ्ट नहर पुराना नाम। जिले कौन से हैं? एक तो जैसलमेर और एक जोधपुर। क्लियर? दूसरा है गुरु, गुरु का मतलब गुरु जाम्भेश्वर लिफ्ट नहर, और ये जो है ये इन जिलों से संबंधित है, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, यानी राजस्थान के 3 जिलों से संबंधित है, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। कौन सी? गुरु जाम्भेश्वर लिफ्ट नहर। तो ये मैं लिखता हूं, गुरु जाम्बो जी के नाम पर है, जाम्भेश्वर लिफ्ट नहर। पुराना नाम इसका नाम है फलोदी लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर पूरा आप लिख लेना। और जिले कौन से हो गए? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। इसके बाद अगला है, गुरु के बाद अगला है क्रय, क्रय यानी कै। तो कैसे दो हैं, एक तो कंवरसेन लिफ्ट नहर और एक करणी जी लिफ्ट नहर। तो कंवरसेन तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके बारे में डिटेल दे चुका। पुराना नाम लिख देता हूं इसका, बता दिया वैसे क्या नाम है, बीकानेर लूणकरणसर, ये पुराना नाम, बीकानेर लूणकरणसर। क्या क्या डिटेल बताई? बीकानेर और श्री गंगानगर से रिलेटेड है, राजस्थान की पहली लिफ्ट नहर है, पहली चरण में बना दी गई थी, राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, यहां पर पेयजल का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी है करणी जी लिफ्ट नहर। तो करणी जी के लिए यहां पर आ जाओ आप, बीकानेर और जोधपुर। तो करणी जी लिफ्ट नहर 2 जिलों से संबंधित है, लिखें, करणी जी लिफ्ट नहर। 2 जिले कौन से? बीकानेर हो गया और यह आपका जोधपुर हो गया। पुराना नाम ध्यान रखना, कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत। ठीक है साहब, अगली बात करते हैं पै। पै का मतलब हो गया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, और ये कहां से संबंधित है?
नागौर और बीकानेर से। तो यहां पर आ जाओ, ये हो गया आपका, देखो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको मैं हटाऊंगा, वरना क्या है ये मिक्स हो जाएगा सारा, हटा दूं। तो ये तो हो गई आपकी इंदिरा गांधी नहर, ये यहाँ पे। और अब हम चल रहे हैं पन्ना लाल बारूपाल, तो 2 जिलों से संबंधित है, एक तो बीकानेर और एक हो गया आपका नागौर। पन्ना लाल बारूपाल, ठीक है साहब। पुराना नाम इसका ध्यान रखना, गजनेर लिफ्ट नहर, तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, गजनेर लिफ्ट नहर। और जिले हो ही गए बीकानेर और नागौर। अगले पे चलते हैं, अगला है वीर। तो वीर का था वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर केवल बीकानेर जिले से संबंधित है, केवल बीकानेर से। तो वीर तेजाजी, और इसका जो पुराना नाम था वो था बागड़सर लिफ्ट नहर, बागड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है साहब। तो अगली और लास्ट आपकी चौधरी का मतलब हो गया चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और ये जो लिफ्ट नहर है ये 4 जिलों से संबंधित है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। तो ध्यान देना, कौन कौन से जिले हो गए आपके, हनुमानगढ़, फिर हो गया बीकानेर, फिर हो गया चूरू और फिर हो गया आपका ये झुंझुनू। ये मैंने लाइन जो है ना ये रफली बनाई है, तो लाइन थोड़ी आप एडजस्ट कर लेना। बाकी ये राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर नहीं है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी हो मैंने आपको बता दी, कंवरसेन लिफ्ट नहर। और ये मैं कौन सी पढ़ा रहा हूं, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम था नौहर साहबा लिफ्ट नहर। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, पुराना नाम नौहर साहबा लिफ्ट नहर। और जिले कितने हो गए, 4 जिले हो गए, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, इनसे संबंधित हो गई, ठीक है साहब। ये स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहो तो ले लो आप। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखना कि एक नई लिफ्ट नहर और प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है, वो है भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर, जो जैसलमेर जिले में बनेगी। यहां पर बनेगी, बनी नहीं है, क्या नाम है, भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर। और सबसे बड़ी मैंने आपको बताई, तो सबसे छोटी भी ध्यान रखना, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम था बागड़सर या बांगड़सर लिफ्ट नहर। क्लियर। तो वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये पहला तो हो ही गया था, ये वाला तो कर लिया था हमने, अगला ये बचा हुआ था हमारा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन ज्ञात करो। और पहला है गंधेली साहबा, इसको मैंने सही कराया था, साहबा है ये, कि गंधेली साहबा या इसी को कहते हैं अपनी योजना के प्रथम चरण में चूरू व झुंझुनू जिलों को पेयजल आपूर्ति की गई। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान करो। अभी मैंने आपको बताया था कि गंधेली साहबा योजना जो चलाई गई थी, जिसको हम अपनी योजना कहते हैं, जो नौहर साहबा लिफ्ट नहर से चलाई गई थी, उसके पहले चरण में तो इन 2 जिलों को लिया गया था, हनुमानगढ़ और चूरू जिले के कुछ गांवों और कस्बों को, और दूसरे चरण में चूरू और झुंझुनू के कुछ गांवों और कस्बों को लिया गया था। यानी पहले चरण में तो हनुमानगढ़ और चूरू था और दूसरे चरण में चूरू और झुंझुनू थे। और यह भी मैंने आपको बताया था कि जर्मन की एक कंपनी है KfW, उसने वित्तीय सहायता दी थी इस योजना के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। अच्छा, ये तो हो गए थे ना, ये बता दिया था केवल चारण वाला शाखा पर ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये गलत, चारण वाला पर नहीं किया जाता, 5 शाखाएं थी, ये बता दिया मैंने आपको। अगला है कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर के कोलायत क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो ये गलत। मैंने आपको बताया था कि कंवरसेन लिफ्ट नहर जो यहां निकाली गई थी, ये कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये देखो, ये इधर आओ, ये कंवरसेन लिफ्ट नहर जो बीकानेर और श्रीगंगानगर, इसका पुराना नाम था बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। और इसमें लूणकरणसर को, केवल लूणकरणसर को सिंचाई की सुविधा होती है, और बाकी बीकानेर और श्रीगंगानगर के शहर की तरफ रास्ते में आने वाले जितने गांव हैं उनको पीने का पानी मिलता है। तो कोलायत का तो यहां कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहां क्या कह रहा है ये तीसरे में कि कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर के कोलायत क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलती है। नहीं भैया, कोलायत नहीं, लूणकरणसर बताया था आपको।
और चौथा है इंदिरा गांधी नहर के दूसरे चरण का निर्माण कार्य वर्ष 1986 में पूर्ण हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन ज्ञात करो। तो ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला है भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर बाड़मेर जिले के लिए प्रस्तावित है। गलत। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर बनानी है, प्रस्तावित है। और कहां के लिए प्रस्तावित है? जैसलमेर के लिए। तो ये गलत। अगला है राजस्थान नहर निकाय का प्रथम अध्यक्ष जय नारायण व्यास को बनाया गया था। नहीं, ये मैंने आपको बताया था, गौर करना शुरू में, कि इंदिरा गांधी नहर के कार्य को तेजी देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान नहर निकाय या राजस्थान नहर बोर्ड बनाया गया था 1958 में, और इसका पहला अध्यक्ष बनाया था श्री कंवर सेन को। यहां क्या कह रहा है? जय नारायण व्यास को। तो गलत। फिर तीसरा है 4 नवंबर 1985 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर किया गया। गलत। 4 नवंबर 1985 को नहीं बदला था। कब बदला था? 2 नवंबर 1984 को बदला था। तो यह भी गलत। फिर है इंदिरा गांधी नहर से केवल पेयजल आपूर्ति 5 जिलों को की जाती है। गलत। 4 जिले आपको बताए थे मैंने। कौन कौन से 4 जिले बताए थे जिनको केवल पीने का पानी मिलता है? ध्यान आ रहा है क्या? एक तो मैंने ये गोला किया था, सीकर, झुंझुनू और नागौर, और एक मैंने यहां गोला किया था, बाड़मेर। तो 10 जिलों को तो टोटल इंदिरा गांधी नहर से फायदा मिलता है। इसमें से 4 जिले ही हैं जिनको पीने का पानी मिलता है। कौन से 4 जिले? सीकर, झुंझुनू और नागौर, और इसके अलावा बाड़मेर। ये हो गए। अच्छा, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला है राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना बाड़मेर जिले में पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। नहीं, क्या बताया था? जोधपुर जिले में पेयजल आपूर्ति से संबंधित है राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना, जिसको हम राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना भी कहते हैं, पुराना नाम है इसका, और इसी को जोधपुर लिफ्ट नहर योजना भी बोलते थे, है ना। अगला है इंदिरा गांधी नहर में उपलब्ध जल की शुद्धता मापने के लिए स्काडा सिस्टम लगाया गया है। गलत। क्या है स्काडा सिस्टम? समझना। इंदिरा गांधी नहर से हर 15 मिनट में कितना पानी निकलता है? ये तो हरी के बैराज है, ये इंदिरा गांधी नहर है। स्काडा सिस्टम क्या है समझो। स्काडा सिस्टम ये एक उपकरण है, इक्विपमेंट है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है। और अल्ट्रासोनिक, वही अल्ट्रासोनिक तरंगे जिनके माध्यम से सोनोग्राफी वगैरह की जाती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे ये निकालता है और उसके माध्यम से ये डाटा प्रोसेस करता है। ये बताता है कि हर 15 मिनट में इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाला जो पानी है, उस पानी की राशि कितनी है, उस पानी की मात्रा कितनी है। तो ये अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट है जो पानी की मात्रा को बताता है, पानी की शुद्धता को नहीं बताता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। ये गलत हो गया, क्योंकि ये स्काडा सिस्टम को क्या कह रहा है कि ये पानी की शुद्धता बता रहा है, शुद्धता नहीं, पानी की मात्रा बताता है, और हर 15 मिनट में बताता है, हर 15 मिनट में। ठीक है। अगला है इंदिरा गांधी नहर के प्रवाह क्षेत्र में उत्पन्न सेम की समस्या कृषि कार्यों को प्रभावित कर रही है। तो भैया अब ये सेम की समस्या क्या है? जब इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस क्षेत्र ने पानी को सोखना शुरू कर दिया। किसानों के द्वारा बहुत सिंचाई की गई, सिंचाई की वजह से भी जमीन के नीचे पानी गया, और जो वहां जमीन के नीचे जो चट्टाने थी, माइकासिस्ट चट्टाने, जो लवणीय भूमि थी, वो नीचे का सारा लवण खींचकर ऊपर ले आया पानी, जिसको हम बोलते हैं केशाकर्षण पद्धति। जब आप कोई रुई पानी में या तेल में डुबोते हो तो वो तेल धीरे 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 ऊपर चढ़ के ऊपर तक आ जाता है, टॉप तक आ जाता है। तो ये केशाकर्षण पद्धति होती है। तो पानी भी जमीन के नीचे से लवण को खींचकर ऊपर ले आता है सतह पर, और वो सारी भूमि जो है वो लवणीय हो जाती है, और पानी की ज्यादा मात्रा की वजह से दलदली भी हो जाती है। इस समस्या को बोलते हैं सेम की समस्या। और यह समस्या इंदिरा गांधी नहर के आने की वजह से और ज्यादा सिंचाई की वजह से उत्पन्न हुई, लेकिन सरकार के द्वारा जिप्सम का प्रयोग करके इस सेम की समस्या का समाधान किया गया। तो स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रवाह क्षेत्र में उत्पन्न सेम की समस्या कृषि कार्यों को प्रभावित कर रही है। तो बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि सेम की समस्या से भूमि लवणी हो गई, लवण ऊपर आ गया, दलदली हो गई, तो अब कृषि कार्यों के लिए तो ज्यादा उपयोगी है ही नहीं। लवणी भूमि में क्या क्या उगाओगे? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो, मैंने प्रयास किया इन 4 क्वेश्चंस के माध्यम से और 4 क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर के अच्छे स्तर के क्वेश्चंस आपको करा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।